डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का एक बेहद महत्वपूर्ण जो भाग है राजनीतिक विचारक यानी पॉलिटिकल थिंकर्स, खासकर भारतीय राजनीतिक विचारक और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, ये आपके पॉलिटिकल साइंस से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो, चाहे वो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हो, उसके आधार पर इन प्रश्नों को शामिल किया गया। और ये प्रश्न वैसे ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्ज़ाम में प्रश्नों को पूछने का पैटर्न क्या है और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। केवल हम लोग पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित लगभग 500 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसी क्रम में आज हम पहले 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, 50 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन सा है? लोकतंत्र, अल्पतंत्र, तानाशाही या महाजनतंत्र। यानी प्लेटो के अनुसार जो राज्य का निम्नतम रूप है वो आपका लोकतंत्र है। यानी राज्य का जो निकृष्ट रूप है वो प्लेटो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक थे? तो प्लेटो आपके द रिपब्लिक के लेखक थे। ऑप्शन सी सही होगा, द रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नांकित में से कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता है? तो जो इसको सर्वाधिकारवादी विचारक जो मानते हैं आपके, एक तो कार्ल पॉपर है, क्रॉसमैन है और बर्ट्रैंड रसेल है। ये तीनों ही प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक मानते हैं, परंतु जो निस्बेट है इसको सर्वाधिकारवादी नहीं मानता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से होती है? किसके अनुभव से होती है? तो वो जो स्पार्टा है वहाँ से प्रेरित होता है। तो वो स्पार्टा की जो व्यवस्था है वहीं से प्रेरित होकर वो अपने परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। ये उसके जो विचार है स्पार्टा की पद्धति से प्रभावित थे। तो ऑप्शन 2 सही होगा, स्पार्टा यानी ऑप्शन 2, केवल डी। क्वेश्चन नंबर 5 है किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा है? यानी रचना प्रकल्प न्याय किसने कहा प्लेटो की न्याय की अवधारणा को? तो कहता है एम.बी. फोस्टर। ऑप्शन बी सही होगा, फोस्टर। क्वेश्चन नंबर 6 है प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। तो द टिमॉस इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और आर है, इनको कोट सही से कोट करना है। तो कथन ये देखिए, अभी कथन ए क्या है कि प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है और न ही राय है। फिर है इसकी जो व्याख्या है कि सही मत या राय ज्ञान है, ये गलत है। सही मत राय या ज्ञान ये गलत है। तो आपका जो कहता है प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है और न ही राय है, ये कथन आपका सही है। लेकिन सही मत या राय ज्ञान है ये गलत है। तो यानी ए सही होगा और आर गलत होगा, यानी ए सत्य है और आर असत्य है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 प्लेटो का पुनः प्रकटन इसमें पाया गया। किसमें प्लेटो का पुनः प्रादुर्भाव होता है? तो उसका सर थॉमस मोर का जो यूटोपिया उसके द्वारा लिखित, उसमें प्लेटो के स्पष्ट छाप दिखाई मिलते हैं, या स्पष्ट रूप से इसकी जो प्लेटोवादी जो विचारधारा है थॉमस मोर के जो पुस्तक है यूटोपिया, उसमें भी स्पष्ट रूप से झलकता है। कैम्पनोला का सिटी ऑफ द सन इसमें भी है। बेकन का न्यू अटलांटिस, ये तीनों ही लेखक या इनकी रचनाएं प्लेटो से प्रभावित है, इसलिए इसमें कहा जाता है कि प्लेटो का इसमें पुनः प्रादुर्भाव हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? तो प्लेटो की जो प्लेटो जो अपनी रचना है उसकी बेहद महत्वपूर्ण रचना रिपब्लिक है। जब उसको प्रारंभ करता है तो उसमें
याद रहे कि जो रिपब्लिक रचना है डायलॉग मेथड में लिखी गई, यानी संवाद के रूप में लिखी गई, तो इसके कई पात्र हैं। तो सबसे पहले पूछना शुरू करता है कि न्याय क्या है, तो उसमें जो लोग रहते हैं तो वही उसके पात्र हैं। तो एक तो है पोलीमार्कस, ग्लाइकोन और एडिमेंटिस, इसके पात्र हैं, लेकिन प्रोटागोरस इसका पात्र नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संगठनों का सही क्रम क्या है, यानी जो वो 4 प्रकार के जो संगठन बताता है न्याय के लिए, सद्गुण के लिए, उसमें सबसे पहले क्या आता है। तो देखिए, तो सबसे पहले उसमें बुद्धिमानी यानी विजडम, फिर उसके बाद है साहस यानी करेज, फिर है टेम्परामेंट यानी संयम, फिर लास्ट में न्याय है। यानी फिर इसका ऑप्शन सही होगा चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्लेटो के विचारों को लिया गया था। प्लेटो किस किस विचारों से प्रभावित था, तो हेराक्लिटस के विचारों से प्रभावित था, पार्मेनिडिस से भी प्रभावित था और सुकरात से भी प्रभावित था। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक है। तो प्लेटो का जो समर्थक है ये तीनों ही इसके विरोधी हैं। कार्ल पॉपर, क्रॉसमैन और आइजाबर्लिन तीनों ही इसके विरोधी हैं। ये मुक्त समाज के इसके शत्रु समझते हैं, तीनों इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन जो इसका समर्थक है वो आपका लेविन्सन है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है। तो प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का जो वर्णन है वो गुफा के रूपक के द्वारा किया है, विभक्ति पंक्ति के रूपक के द्वारा किया है और रूप के सिद्धांत के द्वारा किया है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण है। तो कथन देखिए, प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है और आर क्या है, इसका कारण अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना। तो जो इसका है कि प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है, ये सत्य है। अन्याय झेलने से अच्छा अन्याय करना ये गलत है, यानी ये सत्य है और आर असत्य होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विकथन सत्य है। प्लेटो का न्याय विधिक संकल्पना है, ये सत्य नहीं है, गलत है। न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकायसुन है, ये सत्य है आपका। प्लेटो के न्याय से तात्पर्य है कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वर तथा व्यक्ति का ऋण चुकाना, ये गलत है। प्लेटो का न्याय संप्रभु की शक्तियों द्वारा प्रवर्तित और उसके नाम के लिए बनाए गए कानून संस्थानों के अनुरूप हैं, ये भी गलत है। तो इसका सही जो आंसर होगा न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकायसुन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है। तो जो रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय का प्रतिपादन किया, उसमें न्याय का जो अर्थ है कि अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। प्लेटो साफ साफ कहता है कि जो व्यक्ति सैनिक है वो सैनिक केवल सैनिक का कार्य करेंगे, जो व्यक्ति उत्पादक वर्ग में है वो केवल उत्पादक वर्ग से संबंधित कार्य करेंगे, और जो व्यक्ति शासन वर्ग में है वो केवल शासन का कार्य करेंगे और कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो साफ साफ कह देता है कि नहीं, जो आपको एक बार कार्य दे दिया गया और आपने एक बार इस व्यवसाय का चुनाव कर लिया, आप उसी में लगे रहेंगे, बदलाव नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया। तो ये जो बुभुक्षा यानी क्षुधा शब्द, इसको समझिए, तो ये आपका शिल्पकार से संबंधित कहता है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुफा और परछाइयाँ का विचार किससे संबंधित है। तो गुफा और परछाइयाँ जो है उसका विचार आप सभी को पता है प्लेटो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नांकित में से किस में है। तो जो आदर्श शासक के जितने भी कर्तव्य हैं वो प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इसकी व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दिए गए लेखकों से द लॉज का लेखक कौन है। तो आप सभी को पता है द लॉज का लेखक प्लेटो है, ऑप्शन बी। पहले इसने रिपब्लिक लिखा, फिर उसमें जो संशोधन किया द लॉज लिखा, फिर उसके बाद स्टेट्समैन लिखता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से बताइए कि किस पुस्तक की रचयिता प्लेटो नहीं है। तो प्लेटो की जो रचना है रिपब्लिक है, स्टेट्समैन है और द लॉज है।
सी पॉलिटिक्स इसकी रचना नहीं है। तो ये जो पॉलिटिक्स रचना है किसकी है, अरस्तु की है। तो ये पॉलिटिक्स इसकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि जो प्लेटो है शासकों को किसी भी प्रकार की संपत्ति का मालिक या उनको संपत्ति रखने की इजाज़त नहीं देता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी प्लेटो होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है। यह कथन किसका है। तो जो न्याय है मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, ये कथन आपका प्लेटो का है। क्वेश्चन नंबर 24, रूसो की सामान्य इच्छा है। तो रूसो की जो सामान्य इच्छा है क्या है, उसके मतलब कि सभी की वास्तविक इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है। यानी जो रूसो का जनरल विल है वो सभी की वास्तविक इच्छाओं का योग है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लेटो सभी राज्यों का उद्गम निम्नलिखित के आधार पर रेखांकित करते हैं। किसके आधार पर सभी राज्यों का उद्गम किसके आधार पर वो रेखांकित करता है कि वो कहता है कि सामाजिक जरूरतें कैसी हैं उसी आधार पर राज्यों का उद्गम या विकास होता है, निर्माण होता है। ऑप्शन बी सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार बता दें कि ये जो क्वेश्चन हैं खासकर इसमें हम लोग पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण। और किसी भी एग्ज़ाम, खासकर अगर आप राजनीति विज्ञान से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं या लगे हैं, तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखिए। और बतौर अगर तैयारी अच्छी है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं तैयारी है तो आप इसको अच्छे से देख के अपनी तैयारी कर लीजिए। लगभग इस सीरीज में हम लोग पॉलिटिकल थिंकर्स ही केवल 500 मोर देन 500 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसी क्रम में आज हम लोग 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्तिगत का प्राकृतिक अधिकार मानता है। यानी कौन कहता है कि जो व्यक्ति का जो आत्मरक्षा का अधिकार है उसका प्राकृतिक अधिकार है। कौन कहता है, ये हॉब्स कहता है। तो यही कहता है कि व्यक्तियों ने, राज्यों ने राज्य संप्रभुता या राज्य का निर्माण इसलिए किया ताकि उनकी जो व्यक्तिगत अधिकार, प्राकृतिक अधिकार है, यानी उनका जो जीवन का अधिकार है उसको सुरक्षित किया जा सके। सबको जो था अपने जीवन की जो भय था उसी को समाप्त करने के लिए लोगों ने आपस में समझौता किया और संप्रभु या राज्य का निर्माण किया या कॉमनवेल्थ का निर्माण किया। तो ऑप्शन सी सही होगा। हॉब्स कहता है कि आत्मरक्षा का जो अधिकार है वो व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये आपको मैच करना है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जेम्स प्रथम जो है द लॉ ऑफ द फ्री मोनार्कीज की रचना किया। जेम्स प्रथम। लॉक जो है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इसकी बेहद महत्वपूर्ण रचना है। और ओसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप जानते ही हैं। और फिर बच गया लॉ विलोबी द नेचर ऑफ स्टेट, ये आपका सही होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे राजनीति करने के लिए टेलीलॉजिकल दृष्टिकोण की अग्रगण्य के रूप में माना जाता है। याद रखिए, जो ये शब्द टेलीलॉजिकल है इसको सुद्देश्यात्मक प्रणाली बोलते हैं या राज्य का साव्यव सिद्धांत बोलते हैं। तो ये प्रश्न है कि किसे राजनीति करने के लिए टेलीलॉजिकल दृष्टिकोण के अग्रगण्य के रूप में माना जाता है। इसमें है आपके ऑप्शन जो डी है अरस्तु। अरस्तु ने ही इस सुद्देशात्मक या उद्देश्यपरक या राज्य का जो आंगिक स्वरूप है या टेलीलॉजिकल है उसी की शुरुआत कौन करता है, अरस्तु करता है। ये जो टेलीलॉजिकल शब्द है एक ही, इसको आप सुद्देशात्मक या उद्देश्यपरक या कहें कि आंगिक, राज्य का आंगिक स्वरूप, ये सब एक ही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अरस्तु द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। ए, सरकारों का वर्गीकरण शासन कार्य में शामिल लोगों की संख्या पर आधारित था, ये सही है। इस आधार पर कि क्या शासक आम हित यानी यथार्थ रूप में अथवा अपने हित यानी विकृत रूप में शासन करते हैं, ये भी सही है। वह सरकार अधिक प्रभावी तथा स्थायी होती है जो दीर्घकालिक हित में शासन करती है, ये भी सही होगा। सरकार साझे हितों के वशीभूत होती है तथा संपूर्ण समुदाय के साझे हितों के प्रति असंवेदनशील होती है, ये कथन गलत होगा आपका, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है। तो जो देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है ये, इसी को प्रश्न बार बार आपसे साधारण में पूछा जाता है कि कौन सा विचारक वितरणात्मक न्याय का प्रतिपादन किया या उससे संबंधित है। देखिए कि सार्वजनिक हित का सिद्धांत, ये वितरणात्मक न्याय जो है इससे संबंधित है।
ऑप्शन बी। और आगे चलकर जब आप जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे तो फिर ये उसी से संबंधित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अरस्तु ने अपने समय में कुल 158 संविधानों का अभ्यास किया था, जिसमें से केवल एक ही आज विद्यमान है, और वह कौन सा है? तो अरस्तु को सर्वप्रथम तुलनात्मक राजनीति है उसका जनक माना जाता है, क्योंकि वो सबसे पहले विभिन्न संविधानों का तुलनात्मक आधार पर उनकी विवेचना किया, अध्ययन किया, इसलिए वो तुलनात्मक राजनीति का भी मतलब कि जनक हो जाता है, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी वही जनक है। इसी आधार पर वो अपने एक समय में 158 देशों के संविधानों का वर्गीकरण किया, जिसमें से वर्तमान में वो एक है एथेंस का संविधान, आज भी वर्तमान में विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन से अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? एक तो देखिए वो बात करता है, तो आप संवैधानिक शासन करते हैं तो उसमें क्या होता है, सार्वजनिक हित में आपका शासन हो तभी उसकी लॉन्ग लाइफ स्टेट होगा, यानी दीर्घकालिक तक राज्य में आप शासन कर पाएंगे। फिर है विधि सम्मत, फिर इच्छुक प्रजा की सरकार, यानी जैसी प्रजा है उसी के अनुसार आपको सरकार स्थापित करनी है, शासन करना है। प्रजा की गरिमा से असंगत, ये गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो राज्य की जैव अवधारणा से संबंधित है, टेलीलॉजिकल या सुद्देश्यपरक। राज्य आवर्धित व्यक्ति के रूप में, यानी राज्य व्यक्ति का आवर्धित, यानी राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ये भी सही है। और केवल राज्य के सदस्य के रूप में व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व है, ये ऐसा नहीं है, उस समाज में भी है, इसलिए ये गलत है, तीसरा गलत होगा। और व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं है, ये सही है, दोनों का लक्ष्य एक है, तो यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, राज्य के अरस्तु के सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कथन और कारण, कि अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासन की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वयं की सत्ता से नितांत भिन्न है। ये कथन तो आपका ये जो है वह कथन सत्य होगा, क्योंकि दास जन्म से ही निम्न एवं स्वयं शासन के लिए अयोग्य होता है, ये भी कथन सही, क्योंकि अरस्तु दासों को नागरिक नहीं मानता है, वो कहता है कि दास स्वयं जो है उसका अपने बौद्धिक वर्ग का नहीं होता है और अपने शासन करने के लिए अयोग्य होता है। और ये भी कहता है कुछ लोग जन्म से ही शासन करने के लिए जन्म लेते हैं, कुछ लोग जन्म से ही दास बनने के लिए, सेवा करने के लिए जन्म लेते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्य के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया, किसके प्रति? तो फेलिस, हिप्पोडेमस और प्लेटो के प्रति, ऑप्शन डी इसका उपयुक्त आंसर होगा, उपयुक्त सभी सही आंसर होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, अरस्तु के कार्योत्पादन सिद्धांत में निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? एक देखिए, पहला कि भौतिक कारण है, औपचारिक कारण है, अंतिम कारण है और निमित्त कारण है। तो सबसे पहले होगा भौतिक कारण, फिर होगा उसके बाद जो आपका निमित्त कारण है वो, फिर औपचारिक कारण और अंतिम कारण होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन है, पुरुष स्वभाव से असमान होते हैं, ये सही है। उच्च के प्रति निम्न की अधीनता, ये भी सही है। स्त्रियां स्वभाव से पुरुषों की अधीनस्थ होती हैं, ये भी सही है। दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती हैं, भी गलत है। दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां दिलाती हैं, इसी आधार पर दास व्यवस्था को उचित ठहराता है, तो ऑप्शन डी इसका उससे संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन विचारक संपत्ति को नैसर्गिक अधिकार मानता है? तो जो आपका अरस्तु है वो संपत्ति को नैसर्गिक मानता है, आवश्यक मानता है, इसी आधार पर प्लेटो की आलोचना भी करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, यह दृष्टिकोण की सरकार एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती हैं, किसने व्यक्त किया? ये कथन आपका ये अरस्तु का है।
क्वेश्चन नंबर 40 है, अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा था? तो सर्वोत्तम प्रकार जो है अरस्तु के अनुसार, ये आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार पॉलिटी है, यह राज व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 41, वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक कौन था? तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इसका जो अग्रणी प्रतिपादक है अरस्तु है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्य परिवारों तथा गांव का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, ये कोट भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये कथन आपका अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 43 है, यह कथन है यानी किसका? अपने जन्म के समय से कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। इस कोट को आप ऐसा ही पढ़ सकते हैं कि अरस्तु कहता है कि कुछ लोग जन्म से ही शासन करने के लिए होते हैं और कुछ दास यानी सेवा करने के लिए होते हैं। तो इसी को थोड़ा सा बदल दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, हॉब्स के लिए फेलिसिटी का क्या अर्थ है? तो हॉब्स के लिए फेलिसिटी का अर्थ है कि उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है और पाने में निरंतर सफलता प्राप्त करने की प्रयास करता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को शासन के आदर्श रूप में स्वीकार नहीं किया है? तो लोकतंत्र को आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं करने वाला जो विचारक है हॉब्स है। बाकी डाहल, सार्टोरी और लिंकन लोकतंत्र के को स्वीकार करते हैं या उसको मानते हैं, लेकिन हॉब्स नहीं मानता है, वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है हॉब्स। 46 है, क्वेश्चन नंबर 46, हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का सार तत्व क्या है? तो कहता है कि जो सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है कि सभी लोगों का संप्रभु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण की भावना हो या समर्पित हो। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है? तो ये हॉब्स का और महत्वपूर्ण कोट भी है, प्रश्न भी है कि कौन कहता है कि समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है? तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के तीनों प्रतिपादकों हॉब्स, लॉक और रूसो की इस एक बात पर सहमति है। किस बात पर सहमति है? राजनीतिक सत्ता जनता से प्राप्त होती है या राजनीतिक शक्ति शासकों की सहमति पर आश्रित है, संप्रभुता अमर्यादित और निरंकुश है, राज्य और समाज दोनों पर्यायवाची हैं और दोनों में कोई भेद नहीं है। तो देखिए, राजनीतिक शक्ति जनता से प्राप्त होती है, ये तो सही है कि तीनों ही जो विचारक हैं हॉब्स और लॉक, रूसो, ये तीनों इस आधार पर सहमति रखते हैं। राजनीतिक शक्ति शासकों की सहमति पर आधारित है, ये लॉक किससे समर्थित है, लेकिन लॉक और रूसो समर्थित हैं, लेकिन इस पर हॉब्स समर्थित नहीं है। फिर संप्रभुता अमर्यादित और निरंकुश है, संप्रभुता को अमर्यादित और निरंकुश है, ये केवल हॉब्स इस चीज़ का समर्थन करता है, लेकिन इस पर जो लॉक है उसको मर्यादित करता है और थोड़ा सा उस पर रूसो भी मर्यादा स्थापित करता है। राज्य और समाज दोनों पर्यायवाची हैं और दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन बिल्कुल गलत, ये केवल हॉब्स मानता है, लेकिन लॉक इसमें थोड़ा सा अंतर करता है, नागरिक समाज और राज्य समाज की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत से संबंधित नहीं है? प्राकृतिक इच्छा हिंसा की ओर प्रेरित करती है, ये भी सही है। मनुष्य का एकाकी जीवन एकाकी या निसंग यानी प्राकृतिक अवस्था मनुष्य का जीवन एकाकी था, ये भी सही है। प्राकृतिक कानून कुछ खास असुविधाओं को समाप्त करना, ये भी सही है। सत्ताधारी के विरुद्ध करना, ये बिल्कुल नहीं। हॉब्स कहता है कि किसी भी स्थिति में आप संप्रभु के प्रति विरोध नहीं कर सकते, इसलिए केवल इसके तीन ही सही हों। ऑप्शन डी इससे असंगति या समझौता संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि प्राकृतिक अवस्था मनुष्य का जीवन विकृत, विपन्न, पार्श्विक और अल्प आयु था। ये किसने कहा? हॉब्स का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य का जीवन है विकृत है, विपन्न है, पार्श्विक और अल्पायु है। तो इसका आंसर ए सही होगा, हॉब्स। डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल केवल इसमें 50 क्वेश्चंस को हम देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले 50 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके पॉलिटिकल थिंकर यानी राजनीतिक विचारकों से संबंधित जो पेपर है, इसमें केवल राजनीतिक विचारकों को ही देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और चलते चलते एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत पता चल जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये चैनल खासकर विशेष तौर पर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। अब चैनल पर आप विजिट करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस के तमाम क्वेश्चंस पेपर हैं या मॉडल पेपर हैं या ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, NTA, UGC नेट या BA MA के, आप चाहें तो बतौर प्रैक्टिस आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।